Hello everyone, welcome to the dental world. Here you will find simple and easy explanations of medical and dental subject. Today we will study human physiology and we will cover the topic blood. आज हम पढ़ेंगे ब्लड का इंट्रोडक्शन और उसके फंक्शंस in a very easy and simple way. So let's start. So, blood is a red colored connective tissue that circulates through blood vessels and transport oxygen, nutrients, hormones and waste products. So basically blood एक fluid connective tissue है जो हमारे बॉडी में continuously circulate करता रहता है. इसका मेन काम है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना. सिनोनिम्स ऑफ ब्लड. ब्लड को डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन. इन्हें सिनोनिम्स ऑफ ब्लड कहा जाता है. 4 नेम्स दिए गए हैं बेसिकली. पहला है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड इज़ फ्लूइड ऑफ लाइफ, थर्ड इज़ फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड द फोर्थ इज़ फ्लूइड ऑफ हेल्थ. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को कनेक्ट करता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन. ये न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है. जैसे कनेक्टिव टिश्यू बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है, वैसे ही ब्लड भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू कनेक्शन मेंटेन करता है, इसीलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है. सेकंड इज़ फ्लूइड ऑफ लाइफ. ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ बोलते हैं बिकॉज लाइफ के लिए ऑक्सीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है. अगर ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाए तो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. सो विदाउट ब्लड सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ब्लड नहीं होगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा. सो द थर्ड इज़ फ्लूइड ऑफ ग्रोथ. ब्लड न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स और हार्मोन्स को बॉडी टिश्यू तक पहुंचाता है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो चिल्ड्रंस की ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर में ब्लड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड द फोर्थ इज़ फ्लूइड ऑफ हेल्थ. ब्लड बॉडी को इन्फेक्शन और डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है थ्रू WBCs एंड एंटीबॉडीज़. कैसे प्रोटेक्ट करता है? ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करता है, बॉडी से रिमूव कर देगा उस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड, और इस वजह से जो टॉक्सिसिटी होगी वो रिमूव हो जाएगी और ब्लड को हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा. सो ब्लड जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी मेंटेन करता है, मतलब शॉर्ट में ये कहेंगे, इसलिए उसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ कहा जाता है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कलर. आर्टेरियल ब्लड ब्राइट रेड और स्कारलेट रेड कलर का होता है बिकॉज उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है. और जो वेनस ब्लड होता है दैट इज़ डार्क या फिर पर्पल रेड कलर का बिकॉज उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ pH. जो ब्लड का pH होता है दैट इज़ स्लाइटली एल्कलीन क्योंकि वो थोड़ा सा बेसिक साइड पर होता है. और नॉर्मल pH इसका जो होता है दैट इज़ 7.4. विस्कोसिटी थर्ड नंबर पे है. विस्कोसिटी का मतलब होता है थिकनेस. जो ब्लड होता है दैट इज़ 5 टाइम्स मोर विस्कस देन द वाटर. ब्लड जो होता है वो वाटर से ज़्यादा थिक होता है. फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ वॉल्यूम. एक नॉर्मल एडल्ट मेल में अराउंड 5 लीटर्स ब्लड होता है और फीमेल में अराउंड 4.5 लीटर्स ब्लड होता है. कंपोजिशन ऑफ ब्लड. ब्लड का कंपोजिशन जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. पहला होता है प्लाज्मा जो कि 55% होता है और ये एक तरह का लिक्विड पार्ट होता है. और दूसरा हो गया ब्लड सेल्स जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं जो कि 45% होता है कंपोजिशन में, और ये होता है सेलुलर पार्ट. जो ब्लड सेल्स होते हैं वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. And you can also take the screenshot of this flow chart. And next topic is plasma. प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक लिक्विड पोर्शन होता है जो कि एकदम स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है, थोड़ा थोड़ा येलोइश एंड वाइट कलर का दिखेगा. इसमें मोस्टली वाटर होता है और ये न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है. एंड इट कंटेन्स अप्रॉक्स 91 to 92% वाटर. सीरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन. जब क्लॉटिंग फैक्टर एक तरह का होता है फिब्रिनोजन, वो रिमूव कर दिया जाता है प्लाज्मा से, मतलब बॉडी फ्लूइड से एक तरह से रिमूव कर दिया जाता है, तो क्या बचता है? सीरम बचता है. उसे प्लाज्मा से हटा दिया फिब्रिनोजन को तो क्या बचेगा? सीरम बचेगा.
Functions of blood. First function is nutritive function. Blood transport nutrients to body tissues. डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड उन्हें बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है. सेकेंड, रेस्पिरेटरी फंक्शन. ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसका मतलब है ब्लड जो होता है वो लंग्स से ऑक्सीजन लेकर टिश्यू तक लाता है एंड टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स तक लेकर जाता है. एक्सक्रीटरी फंक्शन. ब्लड कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया को ब्लड किडनी तक लेकर जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. फोर्थ फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स. ब्लड ट्रांसपोर्ट हॉर्मोन्स टू टारगेट ऑर्गन्स. हॉर्मोन्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ब्लड उन्हें टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है. फिफ्थ इज रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस. ब्लड बॉडी में प्रॉपर वाटर बैलेंस मेंटेन करता है. सिक्स्थ इज रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस. ब्लड बॉडी का नॉर्मल पीएच मेंटेन करने में हेल्प करता है. सेवन्थ इज रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. ब्लड जो होता है हीट को बॉडी में डिस्टर्ब करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है एक तरह से, और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन करता है, उसे रेगुलेट करता है. एट्थ इज स्टोरेज फंक्शन. ब्लड कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को टेम्पररी स्टोर भी करता है, मतलब टेम्पररी स्टोर करता है. एंड नाइन्थ इज़ द डिफेंसिव फंक्शन. ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज़. जो WBCs और एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बॉडी को इन्फेक्शन और डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं. वेरिएशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम. वेरिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स. एक फिजियोलॉजिकल वेरिएशन होगा, दूसरा पैथोलॉजिकल वेरिएशन होगा. फिजियोलॉजिकल वेरिएशन की बात करते हैं. फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं, ये डिजीज़ की वजह से नहीं होते. नॉर्मल कंडीशन देखो, पहला फैक्टर जो हो गया वो एज है. जो एज होता है न्यू बॉर्न बेबी में ब्लड वॉल्यूम कम होता है. जैसे जैसे बॉडी ग्रो करती है ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करता है एज के साथ. सेक्स. सेकेंड इज सेक्स. मेल आर का जो मसल मास होता है और बॉडी साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ब्लड उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द फीमेल बॉडी. एंड द थर्ड इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी. जिसकी बॉडी साइज़ ज़्यादा होती है उसका ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है. तो ब्लड वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी सरफेस एरिया. फोर्थ इज़ बॉडी वेट. बॉडी वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी वेट ऑल्सो. तो जिसका मतलब वेट ज़्यादा होगा उसकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम भी उतना ही ज़्यादा होगा. थर्ड इज़ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मतलब जो वार्म इन्वायरमेंट होता है उसमें वैसोडाइलेशन होती है और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है. वार्म इन्वायरमेंट में ब्लड इंक्रीज़ होता है एंड कोल्ड इन्वायरमेंट में ब्लड डिक्रीज़ होता है. एंड द नेक्स्ट इज़ प्रेगनेंसी. ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है प्रेगनेंसी में. क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में मदर और फीटस दोनों की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ होना पड़ता है. एंड द नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज. एक्सरसाइज से भी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, क्योंकि एक्सरसाइज जब करी जाती है तो बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ होना पड़ता है ऑक्सीजन डिमांड फुलफ़िल करने के लिए. नेक्स्ट इज़ पोस्चर. स्टैंडिंग पोस्चर में अगर खड़े रहते हैं तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होने पे लोगों को ब्लैकआउट टाइप फेंट होने लगते हैं. इसलिए लॉन्ग टाइम तक खड़े रहने पर क्योंकि ब्लड जो होता है वो कम हो जाता है, लोअर लिम्स में कलेक्ट हो जाता है, दैट्स वाई ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है एंड पीपल फेंट. एंड हाई एल्टीट्यूड. नेक्स्ट इज़ हाई एल्टीट्यूड. ब्लड वॉल्यूम हाई एल्टीट्यूड में इंक्रीज़ करता है. हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए बॉडी RBC का प्रोटेक्शन और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करती है. नेक्स्ट इज़ इमोशन. एक्साइटमेंट इंक्रीज़ ब्लड वॉल्यूम. इमोशंस और एक्साइटमेंट के टाइम पे सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए तब भी ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है. अब हम पढ़ेंगे पैथोलॉजिकल वेरिएशंस के बारे में. पैथोलॉजिकल वेरिएशंस वो होते हैं जो डिज़ीज़ की वजह से होते हैं. देखो, सबसे पहला हो गया हाइपरवॉल्मिया. हाइपरवॉल्मिया क्या होता है? जब बॉडी में ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरवॉल्मिया होगा. इसके 4 कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि मतलब और क्या क्या हो सकता है. हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा एंड हाइपर एल्डोस्टेरिज्म हो जाएगा, लीवर क्रोसिस हो जाएगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो जाएगा एंड सो ऑन. अगला होता है हाइपोवॉल्मिया. हाइपोवॉल्मिया कैसे होता है? जब बॉडी वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाए उससे हाइपरवॉल्मिया हो जाता है. ये बॉडी ब्लड लॉस या डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है. इसमें अनीमिया हो सकता है,
लॉस हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाएगा, हेमोरेज हो जाएगा, हीमोलिसिस हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। So the next and the last topic is applied physiology. Applied physiology का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को क्लिनिकल कंडीशन से रिलेट करना। तो सबसे पहला है हेमोरेज। हेमोरेज में क्या होता है एक्सेसिव ब्लड लॉस से जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है ब्लड लॉस की वजह से। डिहाइड्रेशन है दूसरा। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, पानी की कमी होगी, वाटर लॉस होने पर प्लाज्मा जो होगा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। हाई एल्टीट्यूड्स, ये याद रखना, हाई एल्टीट्यूड में आरबीसी का प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है टू कंपनसेट फॉर लो ऑक्सीजन, इसलिए आरबीसी का प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा। प्रेगनेंसी आती है, प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस। So that's all for today's video. I hope this topic helped you understand blood in an easy way. If you found this video helpful, then don't forget to like, share and subscribe to the Dental World. Thank you for watching and keep learning. Keep smiling.